हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं स्वागत करती हूं आपका अपने चैनल वाईफाई स्टडी विथ नंदिनी में, जहां पर हम डिस्कस करेंगे 5 मार्च के करंट अफेयर। तो आइए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या है हमारे पास। सबसे पहले हम बात करेंगे विश्व मोटापा दिवस के बारे में, यानी वर्ल्ड ओबेसिटी डे। हर साल 4 मार्च को मनाया जाता है। इस बार 2023 की थीम है बदले परिप्रेक्ष्य, यानी चलो मोटापे के बारे में बात करें। इस थीम के साथ इस डे को सेलिब्रेट किया जाएगा, इस डे को मनाया जाएगा। स्पेशली जो इसका उद्देश्य है वो मोटापे से जुड़े हुए जो लोग हैं उनका सहयोग करना, और जो ये समस्या है पूरे विश्व में इसका समाधान खोजना इस उद्देश्य से किया जाता है। पहली बार 2015 में वार्षिक अभियान के रूप में विश्व मोटापा दिवस मनाया गया था, और इसके बाद ये जो पूरा कार्यक्रम है ये वर्ल्ड ओबेसिटी फेडरेशन के द्वारा आयोजित किया जाता है। अच्छा, वर्ल्ड ओबेसिटी जो फेडरेशन है उसने एक अपनी रिपोर्ट दी है जिसमें उसने कहा है कि 2035 तक दुनिया भर के आधी आबादी मोटापे के शिकार हो जाएगी। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए विश्व मोटापा दिवस हर साल 4 मार्च को मनाया जाता है। अब हम बात करेंगे कैच द रेन 2023 अभियान के बारे में। अब कैच द रेन क्या है इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो हम सबको पता है कि पीने के पानी की समस्या है भारत में, और लगभग 4% जो जल है भारत में, वाटर है, वही सिर्फ पीने के पानी के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इसलिए जल का प्रबंधन, उसका संरक्षण करना बहुत जरूरी है। तो इसी उद्देश्य से ही कैच द रेन 2023 अभियान चलाया गया है, जिसकी स्टार्टिंग नई दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा किया गया। और आपको बता दें कि जो हमारे देश में पहले से ही जल जीवन मिशन, राष्ट्रीय जल मिशन सहित स्वच्छ भारत मिशन अभियान चल रहा है, जिसका मोटिव और जिसका उद्देश्य है कि जल को संरक्षित किया जाए, प्रदूषण से बचाया जाए, लोगों को अवेयर किया जाए। तो इस अभियान का जब उद्घाटन किया राष्ट्रपति जी ने, तो उनके उसके साथ में ही उन्होंने महिलाओं की जो भागीदारी है उसके ऊपर भी चर्चा करी, है ना। और साथ में ही उन्होंने जो महिलाएं हैं जो जमीनी स्तर पर जल को संरक्षित करने का काम कर रही हैं, स्वच्छ सुजल भारत के निर्माण में योगदान दे रही हैं, उनको कुछ पुरस्कार भी वितरित किए हैं। और इस दौरान स्मारक डाक टिकट भी चलाया गया, और साथ में ही जल शक्ति से नारी शक्ति नामक एक फिल्म का भी अनावरण किया गया है। नेक्स्ट हम बात करेंगे दक्षिण अफ्रीका के जो क्रैग फुल्टन है, उनको भारतीय पुरुष हॉकी टीम का नया मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। यानी जो भारतीय पुरुष हॉकी टीम है उसके नए कोच अब कौन होंगे, तो क्रेग फुल्टन होंगे, जो दक्षिण अफ्रीका से रिलेट करते हैं। अच्छा, अगर हम ये किसकी जगह लेंगे, तो ये ग्राहम रीड की जगह लेंगे, जिन्होंने जनवरी 2023 में रिजाइन दे दिया था। किस वजह से रिजाइन दे दिया था, क्योंकि विश्व कप में भारत का बहुत ही खराब प्रदर्शन था, इसके बाद उन्होंने रिजाइन दे दिया था। अगर हम क्रेग फुल्टन के बारे में बात करें, तो फुल्टन जो है 2014 से 18 के बीच में आयरिश पुरुष हॉकी टीम का प्रबंधन किया इन्होंने, और उन्हें रियो 2016 ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने में भी मदद करी है। इसके साथ साथ में 10 सालों का जो उनका कोच का करियर है उसमें उन्होंने 195 कैप अर्जित किए हैं। नेक्स्ट बात करेंगे हम WPL के बारे में। जैसा कि IPL होता है उसी की तर्ज पर अब WPL खेला जाएगा भारत में। अ, अब ये मैच 4 मार्च 2023 को स्टार्ट होने वाला था, जिसके बारे में हमने पढ़ लिया था पहले ही। तो ये मैच स्टार्ट हो गया है, 5 टीमें इसमें भाग लेंगी, और BCCI के अंडर ये जो टीम है वो काम करेगी, ठीक है। और साथ में ही ये जो टूर्नामेंट है 26 मार्च को इसका फाइनल खेला जाएगा मुंबई के ब्रेबोर्न स्टेडियम में। जो 5 टीमें भाग ले रही हैं वो कौन सी हैं, तो मुंबई इंडियंस है, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर है, दिल्ली कैपिटल्स है, यूपी वॉरियर्स है, और गुजरात जायंट है। इसके बाद 2 मार्च 2023 को संसद के सेंट्रल हॉल नई दिल्ली में राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव का चौथा संस्करण आयोजित किया गया है। कब किया गया था, 2 मार्च को शुरू करा गया है। अच्छा, अगर हम इस राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव के बारे में बात करें, तो इसका जो पहला संस्करण था वो 2019 में आयोजित किया गया था। नए भारत की आवाज बने और समाधान खोजे और नीति में योगदान करें, इस विषय के साथ में जो ये युवा संसद है ये 3 स्तरों पर इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है। अब वो कौन कौन से स्तर हैं, तो पहला स्तर है जिला युवा संसद यानी DYP, यानी पहले डिस्ट्रिक्ट लेवल पर युवा संसद बनाई जाएगी, और उसमें युवाओं को
पार्टिसिपेट करने का और उनको अपनी बात रखने का मौका दिया जाएगा। और उसके बाद जो युवा सेलेक्ट होंगे वो स्टेट लेवल पे जाएंगे और स्टेट लेवल पे जो जूरी होगी वो उनको सेलेक्ट करेगी। और उसके बाद जो है राष्ट्रीय युवा संसद के रूप में जो युवा सेलेक्ट होंगे स्टेट लेवल पे वो नेशनल लेवल पर जाएंगे, है ना। तो और ये जो राष्ट्रीय युवा संसद है ये हर साल नई दिल्ली में आयोजित किया जाता है। तो इस बार भी आयोजित किया गया है और इसमें कुल 748 डिस्ट्रिक्ट के 2.01 लाख से अधिक युवाओं ने भाग लिया था। देखिए अब हम बात करेंगे पंजाब के रोपण से युवा उत्सव इंडिया @2047 लॉन्च किया गया है। युवा मामले, खेल और सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर के द्वारा 4 मार्च को ऐसा किया गया है। और ये जो स्पेशली नेहरू युवा केंद्र संगठन के माध्यम से पूरे देश में युवा उत्सव भारत @2047 कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। पहले डिस्ट्रिक्ट लेवल पर किया जाएगा, फिर जो युवा सेलेक्ट होंगे उनको स्टेट लेवल पर लेकर आया जाएगा और जो युवा स्टेट लेवल पर सेलेक्ट होंगे उनको नेशनल लेवल पर लेकर आया जाएगा। तो 31 मार्च तक देश भर के 150 जिलों में युवा उत्सव आयोजित किया जाएगा और अगस्त से सितंबर के बीच में राज्यों की राजधानियों में राज्य स्तरीय युवा उत्सव आयोजित किया जाएगा और उसके बाद दिल्ली में अक्टूबर 2023 में तीसरे/चौथे सप्ताह में आयोजित होने वाले राष्ट्रीय सप्ताह के युवा उत्सव में भाग लेंगे। यानी पहले डिस्ट्रिक्ट, फिर स्टेट और उसके बाद नेशनल लेवल पर इस उत्सव को मनाया जाएगा। अब हम बात करेंगे मुंबई के बारे में जो वैश्विक स्तर पर 37वें स्थान पर आ गया है। किस लिए आ गया है? तो लग्जरी आवास में मूल्य वृद्धि के मामले में। और ये जो रिपोर्ट है वो किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? तो संपत्ति सलाहकार नाइट फ्रैंक ने वर्चुअली रूप से द वेल्थ रिपोर्ट 2023 जारी करी है। तो द वेल्थ रिपोर्ट 2023 के अकॉर्डिंग मुंबई जो है 37 नंबर पर आ गया है। 2021 में इसका जो स्थान था वो 92 नंबर पर था। अगर हम बात करें तो जो इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग नाइट फ्रैंक का जो द वेल्थ रिपोर्ट 2023 है, इसके अकॉर्डिंग जो फर्स्ट नंबर पर शहर है महंगाई के लिए, आवास के लोगों के रहने के परिप्रेक्ष्य से देखा जाए तो दुबई है। ठीक है, फर्स्ट नंबर पे दुबई है, सेकंड नंबर पे स्पेन है, थर्ड नंबर पे रियाद है, फोर्थ नंबर पे टोक्यो, फिर मियामी, फिर उसके बाद प्राग, ओल्गार्वे, बहामास और एथेंस है और लास्ट में आता है पोर्टो। तो इसमें हमारी जो मुंबई है वो किस नंबर पे है? 37 नंबर पर आ गई है। और जो बैंगलोर है भारत का वो जो है 63 नंबर पर आ गया है। पहले ये 91 पे था, अब 63 नंबर पर आ गया है। और दिल्ली 77 नंबर पर आई है रहने के परिप्रेक्ष्य से महंगाई को देखते हुए। अब हम बात करेंगे टाटा स्टील माइनिंग और गेल के बीच में एक एमओयू पर हस्ताक्षर हुआ है, उसके बारे में बात करेंगे। तो देखिए क्या है कि हम सबको पता है कि कार्बन की मात्रा को कम करना है, ठीक है ना, और साथ में ही प्राकृतिक गैसों का इस्तेमाल करना है। तो इसलिए एक पाइपलाइन बिछाई जाएगी गुजरात से लेकर जो उड़ीसा का कटक जिला है वहां के अतकड़ तक, ये काम करेगा गेल। तो इसलिए ऐसा किया जा रहा है प्राकृतिक गैस की आपूर्ति के लिए। और इस प्राकृतिक गैस का इस्तेमाल टाटा स्टील माइनिंग जो है अपने कारखाने में करेगी, जिससे क्या होगा? कार्बन का उत्सर्जन कम होगा। लगभग 968 टन जो कार्बन का उत्सर्जन है वो कम होगा प्राकृतिक गैस के इस्तेमाल से। अगर प्राकृतिक गैस के बारे में मैं बात करूं तो लगभग 27% जो CO2 है उसका जो उत्सर्जन है वो कम होता है। और साथ में जो अन्य प्रदूषक हैं जो जो एनवायरनमेंट को हानि पहुंचाते हैं, प्रदूषण फैलाते हैं, वो कम होते हैं प्राकृतिक गैस में। अब हम बात करेंगे 3 मार्च को नई दिल्ली में जन औषधि ट्रेन चलाई गई है जिसका नाम है छत्तीसगढ़ संपर्क क्रांति एक्सप्रेस। ये 2 महीने की यात्रा करेगी और लगभग 4 से अधिक राज्यों को कवर करेगी और साथ में ही 184 जो रेलवे स्टेशन है वहां पर ये रुकेगी। अच्छा, ये क्या है? किस तरीके की छत्तीसगढ़ संपर्क क्रांति क्या है? तो आपको बता दें कि हमने कल ही अभी पढ़ा था प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के बारे में, जिसका मेन फोकस या मेन उद्देश्य होता है कि लोगों को बताया जाए कि ऐसे
इस परियोजना के माध्यम से लोग सस्ती दरों पर गुणवत्तापूर्ण यानी क्वालिटी जो पूर्ण मेडिसिन प्राप्त कर सकते हैं, है ना। इनके स्टोर्स लगे होते हैं, जो स्पेशली जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल होते हैं वहाँ के आसपास के एरिया में अगर हम देखेंगे तो वहाँ पर प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के अकॉर्डिंग जो मेडिकल स्टोर होते हैं वो लगे होते हैं, जिससे आप सस्ते दरों पर जो गुणवत्तापूर्ण मेडिसिन खरीद सकते हैं। तो इस अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए, लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए ऐसा किया जा रहा है। नेक्स्ट हम बात करेंगे अमेजन पे इंडिया पर आरबीआई ने 3.06 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। जुर्माना इसलिए लगाया गया है क्योंकि केवाईसी आवश्यकताओं पर आरबीआई के कुछ दिशा निर्देश हैं उसका पालन नहीं किया गया अमेजन पे इंडिया के द्वारा। और अमेजन पे इंडिया प्राइवेट लिमिटेड यूएस आधारित अमेजन की स्वामित्व वाली ऑनलाइन भुगतान सेवा है। अगर हम बात करें तो भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 की धारा 30 के तहत आरबीआई ने अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए ऐसा किया है। अब हम बात करेंगे नाडा और एनसीईआरटी के बारे में, जिन्होंने स्कूली बच्चों और शिक्षकों के बीच में मूल्य आधारित खेल शिक्षा को मजबूत करने के लिए एक एमओयू पर हस्ताक्षर करा है 3 मार्च को। एनसीईआरटी यानी राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और परीक्षण प्रशिक्षण परिषद और राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी यानी नाडा, इन दोनों के बीच में ये समझौता हुआ है। स्पेशली जो काम करेंगे स्कूली बच्चों और शिक्षकों के बीच में नैतिकता मूल्य आधारित खेल शिक्षा को मजबूत करने की दिशा में। नाडा के बारे में बात करें तो इसकी जो महानिदेशक है वो रितु सेन है और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। 24 नवंबर 2005 को सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत इसको रजिस्टर्ड किया गया था राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी के रूप में, जो भारत में डोप मुक्त खेलों के लिए एक जनादेश के साथ स्थापित किया गया था। यानी स्पेशली जो ये काम करेगी डोप मुक्त जो खेल प्रणाली है उसको विकसित करने के लिए ऐसा किया गया है। साथ ही एनसीईआरटी का मुख्यालय दिल्ली में मिलेगा आपको और इसके जो डायरेक्टर हैं वो कौन है, तो ऋषिकेश सेनापति जी हैं। इसका उद्देश्य शिक्षा में गुणवत्ता लाना है और विद्यालयी शिक्षा से जुड़े मामलों पर केंद्रीय सरकार और प्रांतीय सरकारों को सलाह देना इसका उद्देश्य है। स्वायत्त एक कार्यक्रम है जो स्टार्टअप महिलाओं और युवाओं के लिए सरकारी ई मार्केट प्लेस पर ई लेन देन के लाभों को बढ़ाने का प्रयास करता है। और जीईएम की पहल एमएसएमईज, महिला, दिव्यांगजनों, आदिवासी उद्यमियों, स्टार्टअप्स, स्वयं सहायता समूहों, कारीगरों और बुनकरों जैसे जो वंचित विक्रेता समूह है उनकी भागीदारी को बढ़ाना और सरकारी अनुबंधों तक उनकी सीधी पहुंच को एक प्लेटफॉर्म प्रदान करना, एक स्वरूप प्रदान करना स्वायत्त का काम है। पहली बार फरवरी 2019 में जीईएम पर स्टार्टअप महिला और ई लेन देन के माध्यम से युवा लाभ को बढ़ावा देने के लिए ये अभियान पेश किया गया था। ये जो अभियान है वो वाणिज्य विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की प्रशासनिक जिम्मेदारी के तहत काम करता है, जो स्पेशली वंचित विक्रेताओं की भागीदारी को बढ़ाना जिसका मुख्य उद्देश्य है और सामाजिक समावेश को बढ़ाना है। अक्टूबर 2022 में मानवाधिकारों और लोकतंत्र पर एलिस बियालियात्स्की के काम के लिए उनको नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया था। और अब क्या किया गया है कि बेलारूस में नोबेल पुरस्कार विजेता है एलिस बियालियात्स्की, उनको 10 साल की जेल की सजा सुनाई गई है। और ये कहा गया है कि ये जो है लोक व्यवस्था को बिगाड़ने का काम कर रहे हैं, जो फाइनेंशियल जो तस्करी का काम कर रहे हैं, यानी पैसे को एक जगह से दूसरी जगह गलत तरीके से भेज रहे हैं। और इसके साथ साथ में इनको जेल के साथ साथ में 65,000 अमेरिकी डॉलर का जुर्माना भी इन पर लगाया गया है। ये वियासना मानवाधिकार समूह के सह संस्थापक रहे हैं और अब इनको 10 साल की जेल हो गई है। कहा ये बताया जा रहा है, जांच में ये पता चला है कि इन्होंने अप्रैल 2016 से जुलाई 2021 के बीच में विभिन्न संगठनों से लिथुआनिया में फंड लिया और इस फंड को अलग अलग लोगों की मदद से यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन की सीमा से बाहर भेजा है ना। तो इस वजह से ऐसा किया गया है। नेक्स्ट हम बात करेंगे भारत के पूर्व प्रधान न्यायाधीश श्री एएम अहमदी का निधन हो गया 90 साल की उम्र में। अजीज मुसव्वर अहमदी, ठीक है, इनका पूरा नाम है, 2 मार्च को निधन हो गया है। और ये जो है भारत के पूर्व प्रधान न्यायाधीश थे और 1994 से 1997 तक मुख्य न्यायाधीश के रूप में काम कर रहे थे।
अब हम बात करेंगे पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता सत्यव्रत मुखर्जी के बारे में, जिनका निधन हो गया 91 साल की उम्र में। ठीक है, और ये कहाँ पर रह रहे थे तो कलकत्ता का जो बालीगंज है वहां के एक वृद्धाश्रम में ये रह रहे थे। और अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में केंद्रीय राज्य मंत्री थे और पहले एएसजी भी रह चुके थे। एएसजी मतलब अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के रूप में भी ये काम कर चुके थे। 1999 में कृष्णानगर लोकसभा क्षेत्र से इन्होंने अपना राजनीतिक जीवन शुरू किया था। नेक्स्ट हम बात कर लेंगे आरबीआई के बारे में, जिसने तमिलनाडु स्थित मुसिरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का जो बिगड़ता फाइनेंस कंडीशन है उसको ध्यान में रखते हुए उसके जो ग्राहक हैं उनको बोल दिया है कि 5,000 रुपए तक ही जो वो अमाउंट है वो बैंक से निकाल सकते हैं। दूसरी हम बात करेंगे आदित्य बिरला कैपिटल लिमिटेड के बारे में, जिसने ABSLI मतलब एक निश्चित आयुष प्लान लेकर आई है, जिसके माध्यम से एक नॉन लिंक्ड नॉन पार्टिसिपेटिंग लाइफ इंश्योरेंस प्लान है जो पहले पॉलिसी महीने के अंत से ही परिपक्वता पर एक मुश्त लाभ के साथ गारंटी शुदा नियमित आय की पेशकश करेगा। ये किसने करा है? तो आदित्य बिरला कैपिटल लिमिटेड ने करा है। एक प्लान लेकर आई है जिसका नाम है ABSLI यानी निश्चित आयुष प्लान। नेक्स्ट हम बात करेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में, जिसने कहा है कि ऐसे लोग, पहले तो हम पुरानी पेंशन योजना और नई पेंशन योजना के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। पुरानी पेंशन योजना वो थी जिसके माध्यम से जो भी सरकारी कर्मचारी है उसकी जितना भी उसका रिटायरमेंट के टाइम में जो भी अमाउंट आ रहा है पर मंथ, जो भी उसकी इनकम है उसका 50% दिया जाता था। नई पेंशन योजना के तहत क्या है कि जो सरकारी कर्मचारी हैं उनको वो कुछ पैसा इन्वेस्ट करेंगे और साथ में ही कुछ पैसा गवर्नमेंट देगी, परसेंटेज डिसाइड है उसका। ठीक है, अब इससे क्या होगा, वो पैसा गवर्नमेंट जो है मार्केट में लगाएगी और उसके बाद उस मार्केट में लगाने के बाद में जो भी बेनिफिट होगा उसके हिसाब से कर्मचारी को पेंशन दी जाती है, नए कर्मचारी को पेंशन दी जाती है। तो इसी के ऊपर मैं बात कर रही हूँ। तो 3 मार्च 2023 को जारी एक आदेश में ये बात सामने आई कि ये जो विकल्प है ना, तो उन कर्मचारियों को इस विकल्प का फायदा मिलेगा जिनकी जॉब की जो विज्ञप्ति है, एडवर्टाइजमेंट है, वो 22 दिसंबर 2003 से पहले आ चुकी थी। तो उन कर्मचारियों को ऐसा बोला गया है कि वो चाहे तो नई पेंशन योजना का भी लाभ ले सकते हैं और चाहे तो पुरानी राष्ट्रीय पेंशन योजना का भी लाभ ले सकते हैं। ठीक है, तो वे केंद्रीय सिविल सेवा नियम 1972 के तहत पुरानी पेंशन योजना में शामिल होने के पात्र हो गए हैं, जिनके जॉब की एडवर्टाइजमेंट 22 दिसंबर 2003 से पहले आ चुकी थी, है ना। आई होप कि आपको सेशन पसंद आया होगा, तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मेरी कोशिश रहती है कि मैं अच्छे क्वेश्चन लेकर आऊँ, ठीक है, और उसको अच्छे से मैं एक्सप्लेन कर सकूँ, जिससे कि आपके दिमाग में और आपके एक माइंडसेट बन जाए उस क्वेश्चन को लेकर, है ना। तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर आपका कोई स्टडी ग्रुप है, आपके फ्रेंड्स हैं जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनको इस चैनल का जो लिंक है वो ज़रूर शेयर करिए, उन तक ज़रूर इसको पहुंचाइए। आपने बहुत सारा साथ दिया है, आपके साथ के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे 6 मार्च 2023 के करंट अफेयर को लेके इसी प्लेटफॉर्म पर, यानी वाईफाई स्टडी विथ नंदिनी पर। थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय।